इस लेक्चर में हम यहाँ पर बात करेंगे डार्जन्स रिएक्शंस और ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो अगर अपन CSIR नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करें तो आपको बता देता हूँ कि डार्जन रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एक क्वेश्चन दे दे, रिएक्टेंट दे दिया और फाइनली आपको प्रोडक्ट बनाना है और क्वेश्चन हो डार्जन रिएक्शन से रिलेटेड, उसकी पॉसिबिलिटी एक्चुअली कम है। ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इस रिएक्शन का यूज कहाँ पर है कि कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, कई बार कि अगर नेट और गेट की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि मल्टी स्टेप क्वेश्चन होते हैं। मतलब पहले ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर वो क्या करते हैं कि 3 4 5 तरह की कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 4 तरह की रिएक्शन को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो हो सकता है किसी न किसी रिएक्शन में ये डार्जन्स रिएक्शन काम में ली जाए, किसी न किसी रिएक्शन का, मतलब जो किसी न किसी स्टेप की बात करें वहां पर ये रिएक्शन काम में ले जाए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन मल्टी स्टेप क्वेश्चंस में किसी न किसी स्टेप में इस रिएक्शन को काम में लिया जा सकता है। ये इसका बेसिकली इंपॉर्टेंस है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब डार्जन रिएक्शन में एक्चुअली क्या करते हैं, अपन कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर यही ले लेता हूँ, कीटोन ले लेता हूँ। अब जरूरी नहीं कीटोन ही हो, कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अल्फा हेलो एस्टर से। तो अल्फा हेलो एस्टर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ये यहाँ पर Cl और COOET यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर H है ना। और यहाँ पर अपन लेते हैं बेस। यहाँ पर क्या लेते हैं भाई, बेस लेते हैं, बेसिक कंडीशन। बेस की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, जैसे सोडियम इथोक्साइड हो सकता है, सोडियम मेथोक्साइड हो सकता है, या फिर कोई एल्किल लिथियम वगैरह हो सकता है, एल्किल लिथियम है ना। मैंने यहाँ पर क्या बोला, जैसे सोडियम मेथोक्साइड हो सकता है, कोई अमीन्स वगैरह भी हो सकता है, जैसे ट्राइएथिल अमीन हो सकता है, एटसेट्रा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जैसे ही अपन ये कंडीशन लेते हैं तो यहाँ पर बनता है बेसिकली अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर। क्या बनता है, अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर। जो अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर बनता है उसी को अपन बोलते हैं ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन। उसी को अपन ग्लाइसिडिक एस्टर बोलते हैं, रिएक्शन को बोलते हैं ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन। देखो ध्यान देना, रिएक्शन कैसे होगी कि यहां से आपको पता है ये हाइड्रोजन एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन होते ही क्या होगा, ये बेस इसको ले लेगा, बेस इसको लेते इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते कार्बन यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये O- बन गया। O- जैसे ये बनेगा तो O- इस कार्बन पर वापस अटैक करेगा और अटैक करते यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। बस हो गई रिएक्शन, प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो ध्यान देना, ये कार्बन मैंने ये लिख दिया, ये कार्बन मान लिया। इस कार्बन पर क्या क्या प्रेजेंट है, CH3 है और यहाँ पर O- बनेगा, O-। तो इस कार्बन पर देखो यहाँ पर CH3, ये CH3, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये O- बन जाएगा। ये क्लियर है। और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा तो इस कार्बन को मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया और ये कार्बन किससे, इससे जुड़ेगा और इस कार्बन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस कार्बन के बीच बॉन्ड बना दो, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच अपन ने बॉन्ड बना दिया। और ये जो कार्बन है इस कार्बन पर क्या जुड़ा है, COOET और एक हाइड्रोजन भी होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन ने जोड़ दिया, देखो COOET और एक हाइड्रोजन। और साथ में आपको पता है अभी इस कार्बन पे थोड़ी देर के लिए मान लो Cl भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपने कर दिया Cl। अब एक्चुअली होगा क्या, आपको पता है ये Cl एक लिविंग ग्रुप है और यहाँ पर O- एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो ले देकर अगर मैं यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, हटा दो है ना। और यहाँ पर जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन है और ये कार्बन है इनके बीच यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया। बस यही प्रोडक्ट होगा। अब इस प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप, इसके पास वाला अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन। मतलब यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि अल्फा और बीटा पर इपोक्साइड आ रहा है, मतलब इसको बोलोगे आप अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर। इसको क्या बोलोगे, अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर, इपोक्सी एस्टर। ये अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर जो है इसी को अपन बोलते हैं ग्लाइसिडिक एस्टर। इसी को क्या बोल देते हैं भाई, ग्लाइसिडिक एस्टर। इसी को हम बोल देते हैं ग्लाइसिडिक एस्टर। आई थिंक बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। देखो मेन चीज यही है कि ये रिएक्शन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ज्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने कॉन्सेप्ट देख लिया, अपने कॉन्सेप्ट देख लिया,
है ना, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर होता क्या है। अब एक्चुअली क्या होगा, कंडीशंस में हल्का फुल्का चेंजेज हो जाएगा, यहाँ पर एस्टर वगैरह हल्का फुल्का चेंजेज हो जाएगा, और यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कोई छोटी मोटी कंडीशन चेंज हो जाएगी और प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो सीधा सीधा मैं सीधा रिएक्शन पर आ जाता हूँ, क्वेश्चन पर यहाँ पर आ जाता हूँ, आगे अपन थ्योरी ना पढ़ेगा, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, आपको पता है कि ये अल्फा पोजीशन पे Cl है तो अल्फा हेलो एस्टर, ये एस्टर हो गया CO2Me, और अल्फा पोजीशन पे Cl है तो अल्फा हेलो एस्टर हो गया, और ये बेस आपको दे रखा है तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन को निकालते यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते किस पर अटैक होगा, इस पर, ये O- बनेगा, है ना। और जैसे ये O- बनेगा तो O- का अटैक वापिस इस पर होगा, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। आपके दिमाग में यहाँ पर छोटा सा डाउट हो सकता है, कौन सा डाउट, कि ये जो अटैक हो रहा है वो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर तो हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पर अटैक क्यों नहीं हुआ, यहाँ भी तो कार्बोनिल है ना। तो आपको पता है कि ये कीटोन है, एल्डिहाइड है। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक की बात करूं तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के प्रति एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन, एज कंपेयर टू कीटोन। कीटोन में एक्चुअली क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इस पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांस कम हो जाते हैं, जबकि इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इसके कंपेरिजन में। क्लियर है। तो कुल मिलाकर एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन, इसलिए यहाँ पर कीटोन पर अटैक नहीं हुआ बल्कि इस एल्डिहाइड पर अटैक हुआ है। अब देखो ध्यान से समझ लो, जैसे मैं केवल इस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूं, इस पार्ट को, जैसे ये हो गया है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड है और इधर भी ये डबल बॉन्ड है। मैं केवल इतना सा पार्ट बना रहा हूँ समझने के लिए, ये केवल इधर इधर का, ठीक है, बाकी तो एज इट इज रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है और इस पर क्या है, इस कार्बन पर ये O- रहेगा, ये O- कर दिया अपन ने यहाँ पर, और ये कार्बन किस कार्बन से जुड़ेगा, इस कार्बन पर, तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है यहाँ पर, और इस कार्बन पर क्या प्रेजेंट होगा, COOMe, है ना। तो यहाँ पर हो गया COOMe, है ना, CO2Me लिख दो, ये ऐसे लिख दो, एक ही बात है। और आपको पता है ये जैसे इसका अटैक इस पर होगा, O- बनेगा, ऑक्सीजन किस पर अटैक करेगा, इसी कार्बन पर, और Cl बाहर निकल जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन भी इसी कार्बन से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन भी इसी कार्बन से जुड़ेगा, ये प्रोडक्ट होगा। बाकी इधर जो भी है एज इट इज ये पूरी की पूरी रिंग रहेगी जैसे रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब मैच करके देख लो आप क्या है। देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इपोक्साइड बन रहा है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर तो देखो इपोक्साइड इस कार्बन पर बनाया है तो ये तो संभव ही नहीं, ये गया, है ना। इसमें कहीं इपोक्साइड ही नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी गया, है ना। इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पर भी इपोक्साइड नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी गया। तो ले देकर आपका आंसर बी ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं पूरी की पूरा मैच हो रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल केस नजर आ रहा होगा ना, एकदम सिंपल, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा अगर मान लो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो भी अटैक किस पर करना है, तो आई थिंक आपको डिसाइड करना यहाँ पर आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख ले बन, देखो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको कोई अल्फा हेलो एस्टर नहीं दिख रहा, डायरेक्ट कोई भी अल्फा हेलो एस्टर नहीं दिख रहा, लेकिन अल्फा हेलो एस्टर जैसी कंडीशन है यहाँ पर। जैसे इसके अंदर ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये टर्सरी अमीन बेसिक है, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, है ना। यहाँ पर देखो एसिडिक हाइड्रोजन ये था, ये अल्फा पोजीशन पे अल्फा हेलो एस्टर, एसिडिक इसलिए बेस ने ले लिया, लेकिन इसमें एस्टर तो नहीं है भाई। लेकिन आपको पता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको ये बेस बहुत आसानी से निकाल सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अब इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आते ही इसका अटैक यहाँ पर होगा, यहाँ पर, और यहाँ पर होते ही O- बनाएगा। अब बात वही है पहले वाली, कैसे कि ये अटैक इसी कार्बन पर क्यों हुआ, इस पर क्यों नहीं हुआ। तो आपको पता है ये कीटोनिक ग्रुप है और ये एल्डिहाइड है, आगे ना H, ये एल्डिहाइड ये कीटोनिक है, लेस रिएक्टिव है ना। तो ये लेस रिएक्टिव, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर नहीं होगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम है। क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल मोर रिएक्टिव एल्डिहाइडिक ग्रुप पर ही अटैक करेगा, इस पर नहीं करेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको समझाया है कि रिएक्टिविटी एल्डिहाइड के कीटोन से ज्यादा है, क्यों है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो जैसे ही कुल मिलाकर ये इस पर अटैक करेगा, O- होगा, नेगेटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव है तो इसका अटैक वापस इस कार्बन पर होगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ध्यान से समझना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन से इस कार्बन की बॉन्डिंग हुई और इसी कार्बन से
इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो रही है, तो इस कार्बन से कार्बन भी जुड़ा, इस कार्बन से ऑक्सीजन भी जुड़ा है ना, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर ले देकर इपोक्साइड बनेगा, यहाँ पर इपोक्साइड बनेगा है ना, और ये जो ग्रुप रहेगा मेंटेन रहेगा। क्लियर यहां तक? तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर इपोक्साइड हो रहा है, देख सकते हो आप, ये सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये कार्बन, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन है ना, तो यहाँ पर देखो ये कार्बन 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो इधर ये 3, तो चलो यही देख लो, ये 1 2, ठीक है। तो ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, सेकंड नंबर के कार्बन से ये जुड़ा है, सी डबल बॉन्ड हो NHBOC, सेकंड से सी डबल बॉन्ड हो NHBOC जुड़ रहा है। अब ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है, सेकंड नंबर के कार्बन से ये थर्ड नंबर का कार्बन में इसको बना रहा हूं, तो ये थर्ड नंबर का कार्बन जुड़ेगा इस कार्बन से, थर्ड नंबर है ना, और इस थर्ड नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, और इस सेकंड नंबर के कार्बन पर भी ये ऑक्सीजन जुड़ेगी, इस सेकंड से ऑक्सीजन भी जुड़ेगी, तो इस सेकंड से ये भी जुड़ेगी, मतलब इपोक्साइड बन गया। इस थर्ड नंबर के कार्बन पे पूरा पूरा ग्रुप आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ये, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ ये पूरा पूरा आ गया, मतलब ये आपका आंसर होगा, मैच कर रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी इसमें तो देखिए एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड तो दूर दूर से यहाँ पर संबंध ही नहीं ना, एल्डिहाइड तो रिएक्शन में ही पार्टिसिपेट कर गया, इसका मतलब CHO तो बचेगा ही नहीं ना, तो ये कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है? इसमें भी एल्डिहाइड आ रहा है, ये कभी नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन गए काम से। क्लियर है? इसकी बात करें तो इसमें दूर दूर तक कोई इपोक्साइड ही नहीं दिख रही, मतलब ये भी गया काम से, ठीक है। तो अपना आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। देखो समझने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अलग से बनाकर देखो। जैसे मैं यहाँ पर 1 2 3 बना रहा हूं, सिर्फ ये मैंने बना दिया भाई, ये यहाँ पर 1 2 3 है ना, ये बना दिया। चलो मैं यहाँ पर इसको एज बना रहा हूं, यहाँ पर ये यहाँ पर हो गया ये सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ये ऐसे बना देता हूं NHBOC, इधर आगे जो भी होगा रह जाएगा, ठीक है। और अपने केस में ये 1 है और ये अपने 2 बनाया। अब समझने की कोशिश करना, 2 नंबर के कार्बन से मैंने एजिटी जोड़ दिया, पूरा का पूरा ये हो गया। अब 2 नंबर का जो कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ेगा, इससे ये जुड़ गया, और जो 2 नंबर का कार्बन है ये ऑक्सीजन से भी जुड़ेगा, ये 2 नंबर का कार्बन ऑक्सीजन से भी जुड़ेगा, है ना। और ये 2 नंबर का कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, इसको हमने दिया यहाँ पर 3 नंबर, ये हो गया। अब ये 3 नंबर और ये ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग है ये, और ये जो 3 नंबर का कार्बन है उससे आगे ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है ये बस ये बन गया। अब मैच करके देख लो आप इससे, देखो 3 नंबर के कार्बन पर ये ग्रुप आ गया, 3 नंबर के कार्बन पर ये पूरा का पूरा ग्रुप आ गया यहाँ पर ये, और जो 2 नंबर का कार्बन है ये 2 नंबर के कार्बन पर ये ग्रुप आ गया, 2 नंबर के कार्बन पर ये ग्रुप आ गया, ठीक है ना। तो रीअरेंज अरेंज करने का तरीका है वो, बाकी तो आपके समझ में आ गया होगा। ये डी ऑप्शन तो कट ही जाएगा यहाँ पर, ये मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं होगा कि ए ऑप्शन यहाँ पर कैसा है। देखो क्वेश्चन टफ नहीं होते, क्वेश्चन तो इजी ही होते हैं, बस आपको अप्रोच करना आना चाहिए। थ्योरी अपन ने पढ़ी, ठीक है, थ्योरी पर एक कॉन्सेप्ट अपने पढ़ लिया, अब उसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हुए अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में और उनको कैसे हमको सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से अब जो डार्जन रिएक्शन है या फिर ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सबके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।